हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी टी स्पिल करने वाले हैं जो शायद आपकी फीड के बाकी मीम्स से थोड़ी डिफरेंट होगी, बट ट्रस्ट मी, इससे आपको मेजर वाइब चेक मिलेगा आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड। और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसे सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, द रिसेशन। तो क्या रिसेशन आने वाला है? क्या वो ऑलरेडी आ चुका है? लेकिन जितना हमने सुना है उस हिसाब से तो रिसेशन कोई आने वाली चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली शुरू ऑलरेडी हो चुकी है, बस इसका मेन कैरेक्टर मूवमेंट आना अभी बाकी है। तो चलो लेट्स डाइव डीप इनटू कि क्यों ये जो इकोनॉमिक्स टर्म है वो एकदम ही टोटल रेड फ्लैग रहेगा अपने इकोनॉमी के लिए, एंड हाउ यू कैन सर्वाइव इट। तो पहली चीज़ है कि जो रिसेशन है वो इनविजिबल सा लग रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि ऑलरेडी आ चुका है। सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आपको लग रहा होगा कि जो मॉल्स हैं वो तो सब भरे हुए हैं, लोग आईफोन खरीद रहे हैं ऑलरेडी, तो मंदी तो है ही नहीं। जितना मैंने सुना है मंदी तो आ चुकी है, बस उसका असर अभी उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा विजिबल नहीं हुआ है। और अभी बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये वार्न कर चुके हैं ऑलरेडी कि इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक शॉक के लिए तैयार रहे। इसका जो रूट कॉज है वो क्या है कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, यूएस और ईरान के बीच जो अभी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन चल रही है, उसने क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन को ब्लॉक कर दिया है। और अब जब तेल, अपना मेन चीज़ तेल ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमी स्मूथली चल कैसे पाएगी? तो दिस इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्ट्स। आपने नोटिस किया ही होगा कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और सोर्सेज ये कहते हैं कि प्राइसेस एक्चुअली 2 महीने पहले ही बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन शायद इलेक्शंस की वजह से ये प्राइसेस जानबूझ के उतने ज़्यादा नहीं बढ़े, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्शन से पहले ही अगर बढ़ जाते तो लोग तो मतलब वोटिंग गेम कैसा होता है पता ही है। तो इसलिए जानबूझ के इन प्राइसेस को होल्ड पर रखा गया था ताकि वोट बैंक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बट अब जब इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं तो ये जो हाइक है वो शुरू हो चुकी है, प्राइसेस बढ़ने की हाइक। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ती जा रही है, गोल्ड बहुत महंगा होता जा रहा है, और फ्यूल प्राइसेस तो मतलब स्काई रॉकेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है अपना कि श्रिंकफ्लेशन एंड लॉजिस्टिक नाइटमेयर। इसमें क्या होता है कि रिसेशन का सबसे बड़ा जो जंप स्केयर है वो अपनी ग्रोसरी बास्केट में दिखने लगता है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हर एक चीज़ मतलब उसके साथ महंगी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसका इफेक्ट आपको दूसरी छोटी मोटी चीज़ों पे दिखेगा ही। क्यों? क्योंकि आपका जो पैकेट ऑफ मैगी है, या जो भी नए स्नीकर्स हैं, जो भी तुम चीज़ें खरीद रहे हो, सब कुछ किसी न किसी ट्रक में से लोड होके आता है जो डीजल से चलता है, एंड ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी बाकी चीज़ें भी महंगी पड़ जाएंगी। जब लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो कंपनीज़ के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप प्राइसेस को बढ़ाओ या क्वांटिटी को कम करो, जिसे हम श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो 10 रुपये वाले बिस्किट पैकेट में अब पहले से कम बिस्किट ही होते हैं, और या फिर जो मैगी का पैकेट आप देखोगे तो अब वो और ज़्यादा टाइम से टाइम में पतला ही होते जा रहा है, उसमें कभी वो क्वांटिटी कम ही करते जा रहे हैं। तो ये जितनी भी FMCG कंपनीज़ इनको बोलते हैं, इन सब कंपनीज़ का तरीका क्या है कि इन्फ्लेशन से लड़ने का, बट एंड में लॉस तो हम कंज्यूमर का ही करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है EMI के बारे में, और जो जॉब मार्केट अभी चल रहा है उसके बारे में। अब आते हैं सबसे स्कैरी पार्ट में, जिसका नाम है ले ऑफ्स। तो ले ऑफ्स अभी हर जगह न्यूज़ चल रही है कि TCS में ले ऑफ हो गया, और कौन सी कंपनी में, अमेज़ॉन, ये सब चीज़ों में हो गया। जब कंपनीज़ का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो वो कॉस्ट कटिंग मोड में ही चली जाती है, और सबसे पहला टारगेट कौन होता है? एम्प्लॉयज़। तो हम मिडिल क्लास लोग एक डेल्यूलू में जीते हैं हमेशा कि हमारी जो जॉब है वो 10-15 साल से सेफ़ है, तो हमेशा ही सेफ़ रहेगी, पर ऐसा नहीं होता। हमारी पूरी लाइफ जो है वो EMI के ऊपर चलती है, जैसे होम लोन, कार लोन, या फिर नया आईफोन लेते हैं आजकल वो लोग, उनके ऊपर भी EMIs तो है ही। और मिडिल क्लास की लाइफ से अगर EMI निकाल दो तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो सब लोग यही वार्न कर रहे हैं कि अगर नौकरी गई तो ये जो सारी EMIs का जो बोझा है ना, वो हम लोगों से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब हज़ारों लोग अपनी EMIs नहीं चुका पाते तो जो बैंक्स होती है वो NPA उसकी बढ़ जाती है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA, वो बढ़ जाता है। सिंपल मैथ्स है कि बैंक का धंधा लोन देना और इंटरेस्ट कमाना है। अब जब लोग लोन ही नहीं लेंगे, अगर लोन वापस ही नहीं मिलेगा बैंक को, तो बैंक तो कोलैप्स कर जाएगी। 2008 में जैसे ग्लोबल रिसेशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था वो US में, और मतलब बैंकिंग क्राइसिस हुआ था, लेहमान ब्रदर्स से पूरा हुआ था, और हिस्ट्री रिपीट होने का मतलब अभी साइंस दिख रहे हैं कि ये सब चीज़ें वापस से होंगी। और दूसरा ये वाला भी एक पॉइंट है, डेटा पॉइंट, सुन के आपका दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाएगा कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में लोगों ने बैंक से 61,000 करोड़ कैश निकाला। तो ये जो 61,000 करोड़ है, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ा नंबर है ये 61,000 करोड़। क्यों निकाल रहे हैं लोग इतना सारा कैश? क्योंकि बड़े प्लेयर्स को वाइब चेक
हो चुका है, उनको पता है कि आगे की हालत जो है वो बहुत टाइट होने वाली है। और जो पीएम मोदी है, उन्होंने भी इनडायरेक्टली सजेस्ट कर ही दिया है कि फालतू का खर्चा, सोना खरीदना, ये सब चीज़ें मतलब अभी तुम लोग बंद कर दो, या फॉरेन कंट्रीज़ में घूमना, ये सब बंद कर दो। तो जब देश के लीडर ऑलरेडी इतने सारे सिग्नल्स दे चुके हैं, तो समझ जाओ कि सिचुएशन एक्चुअल में सीरियस है। वरना क्यों अपना जो नरेंद्र मोदी है, वो क्यों अपना जाने का जो काफ़िला होता है उनका, उनके साथ जो 10-12 कार्स चलती है, अभी उन्होंने उसको भी हाफ़ कर दिया। मतलब वो खुद भी पेट्रोल सेविंग जो चीज़ बोल रहे हैं दूसरों को करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं कर रहे हैं, खुद भी करके सिग्नल दे रहे हैं। तो भले ही वो न्यूज़ चैनल के ऊपर क्राइसिस वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको समझ में तो आ ही रहा है ना कि कुछ तो सीरियस चल रहा है। और दूसरा ये रियल एस्टेट के बारे में कि अगर बैंक्स की हालत ख़राब हो रही है तो रियल एस्टेट तो सबसे पहले ही भाग जाए, घोस्ट कर देगा। बैंक्स अपना पैसा रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करती हैं, वो भी सस्ते दाम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो नए घरों की डिमांड है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अब अगर घर नहीं बनेंगे तो सीमेंट, सरिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सब लोगों का क्या होगा? वो भी फिर नीचे गिरने लग जाएगा। तो मतलब ये पूरा एक डोमिनो इफेक्ट बोल सकते हैं कि होता है। और डोमिनो इफेक्ट मतलब पूरा पेट्रोल गिरा तो फिर एफएमसीजी वाली चीज़ें गिरी, फिर बैंक्स गिरी क्योंकि कोई ईएमआई तो ले भर नहीं पाएगा, उसके बाद रियल एस्टेट गिर जाएगा, हर चीज़ गिरती जाएगी। तो एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक सेक्टर गिरेगा तो सब लोगों को ले डूबेगा वो। तो अभी अपना जो है वो सर्वाइवल मोड चलने वाला है। तो लेकिन अपने को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ डराने की बातें नहीं है, बल्कि हम लोग इसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा एक हम रिसेशन सर्वाइवल किट बना सकते हैं, जिसके अंदर हम इमरजेंसी फ़ंड रख सकते हैं। अगर आपके पास, ऐसा बोलते ही है इन्वेस्टमेंट में भी, अगर रिसेशन ना भी आ रहा हो तो भी लोग बोलते हैं कि 6 मंथ्स का हमेशा आपको रखना चाहिए सर्वाइवल का खर्चा, चाहे वो कैश मतलब लिक्विड कर दो आप अपनी एफडी, पर 6 मंथ्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 है तो 3 लाख आपके पास एक एनी टाइम एक्सेस मोड में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो लोग बोलते हैं वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ एसेंशियल। अगर आपके पास हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो अगर जो एक्सपर्ट्स है वो ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, आप महागधे हो अगर आप इंश्योरेंस नहीं रखते हो। क्योंकि इमरजेंसी में आपका जो सेविंग्स फंड है वो तो सारा हॉस्पिटल बिल भरने और मतलब उन चीज़ों में नहीं उड़ना चाहिए ना। तो अगर आप इमरजेंसी फ़ंड को हॉस्पिटल बिल में भर दोगे तो फिर बचेगा क्या, राइट? तो इंश्योरेंस, हॉस्पिटल के लिए इंश्योरेंस सही रहता है। उसके बाद आपको स्पेंडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको अभी बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शो ऑफ वाला टाइम चला गया, अभी जो टाइम है वो सर्वाइवल का टाइम आने वाला है। तो एक्सपेंसिव ट्रिप्स नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ें जो फालतू में हम खरीदते हैं वो नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद है साइड हसल। कोई भी आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ चालू करनी चाहिए जिससे आपका सेकंड इनकम बन सकती है, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकती है। आप कोई भी ऑनलाइन स्किल सीख सकते हो। अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएगी करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपर्टी नेगोशिएशन, अगर आपके पास थोड़ा भी कैश सेव्ड है तो आपके मतलब रिसेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है कि जो बिल्डर्स से ढंग से नेगोशिएट करो और हालत टाइट है तो शायद प्रॉपर्टी भी आपको 50% डिस्काउंट के ऊपर मिल जाए। जैसे कोरोना में सब लोग क्या बोलते थे कि बहुत ज़्यादा हम लोग का नुकसान हुआ, बहुत सारा स्टॉक मार्केट सब नीचे गिर गया था, बट वहाँ पे भी उन लोगों ने कमाया ना, कमाने वालों ने, उन्होंने कम प्राइस के ऊपर चीज़ें ली ना। तो अगर आप ज़्यादा आपके पास है और आपको इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देन फाइनल तो यही है कि जो मंदी है वो एक ऐसी मतलब डिज़ास्टर है जिसे हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। आपने जो एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर फोकस करोगे, अगर इमरजेंसी फ़ंड के बिल्ड करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी आप बढ़ाओगे, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप सर्वाइव कर जाओगे इसको। तो आप अपने खर्चे को कंट्रोल में रखो और आप फाइनेंशियली अवेयर रहो। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय।